तो दोस्तों एक और बेहतरीन ड्रामा मूवी हैडा कर हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, प्राइम वीडियो की तरफ से इसे बनाया गया है और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी मूवी के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। हेरा 2025 में रिलीज होने वाली एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन निया डाकोस्टा ने किया है और यह हेनरिक इब्सेन की हेरा गैबलर पर आधारित है। टेसा थॉम्पसन इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है और इसकी निर्माता भी है, जबकि इमोजेन पूट्स, टॉम बेटमैन, निकोलस पिनॉक और नीना हॉस सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2025 को 2025 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। इसे 29 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग से पहले 22 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। टेसा थॉम्पसन हेडा गैबलर के रूप में इमोजेन पूट्स, थिया क्लिफ्टन के रूप में टॉम बेटमैन, जॉर्ज टेसमैन निकोलस पिनॉक, जज रोलैंड ब्रैक के रूप में नीना होस, एलिन लोवबोर्ग के रूप में कैथरीन हंटर बर्टी के रूप में फिनबार लिंच, प्रोफेसर ग्रीनवुड के रूप में मिरेन मैक, तबीथा ग्रीनवुड के रूप में डेविड के रूप में जैमेल वेस्टमैन, सैफरन हॉकिंग जेन जी के रूप में उत्पादन। जुलाई 2022 में यह घोषणा की गई थी कि निया डाकोस्टा हेनरिक इब्सेन के नाटक की पुनर्कल्पना लिख और निर्देशित कर रही थीं। 4 अप्रैल 2023 में टेसा थॉम्पसन, जिन्होंने पहले डाकोस्टा की निर्देशन वाली पहली फिल्म लिटिल वुड्स में अभिनय किया था, को फिल्म में अभिनय करने के लिए चुना गया और एक निर्माता के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया। 5 जून में ईव हेवसन, कैलम टर्नर, नीना होस और निकोलस पिनॉक को कलाकारों में जोड़ा गया। 6, 7, 8 जनवरी 2024 में इमोजेन पूट्स, टॉम बेटमैन, फिनबार लिंच, मिरेन मैक, जेमेल वेस्टमैन और सैफरन हॉकिंग फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। 9 प्री प्रोडक्शन नवंबर 2023 में शुरू होगा। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2024 तक यूनाइटेड किंगडम में शुरू होगी। 10/9 मुक्त करना। हेडा का विश्व प्रीमियर 7 सितंबर 2025 को 2025 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 11/12 इसे 21 सितंबर 2025 को 56वें नेशविले फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित किया गया था। 13 इसे 12 अक्टूबर 2025 को 69वें BFI लंदन फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता में भी प्रदर्शित किया जाएगा। 14, 15 और अक्टूबर 2025 में 20वें रोम फिल्म महोत्सव के गैर प्रतिस्पर्धी ग्रैंड पब्लिक सेक्शन में भी प्रदर्शित किया जाएगा। 16 यह फिल्म 29 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग से पहले 22 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 17, 18 स्वागतालोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा। एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 67 आलोचकों की 90% समीक्षाएं सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति इस प्रकार है। हेरा के रूप में टेसा थॉम्पसन के प्रभावशाली अभिनय का आनंद लेते हुए निया डाकोस्टा द्वारा हेनरिक इब्सेन के मौलिक नाटक पर किया गया धमाकेदार अपडेट एक क्लासिक पाठ के भीतर एक उत्साहजनक समकालीन धड़कन को स्थापित करता है। 19 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 25 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 69 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 20 डेडलाइन के लिए लिखते हुए डेमन वाइज कहते हैं कि एक निश्चित नाटकीयता और कथानक के अचानक अभिनय के लिए रास्ता बनाने की प्रवृत्ति के बावजूद, हेडा वास्तव में पुराने पाठ से कुछ नया निकालने का एक वास्तविक प्रयास है, जो एमराल्ड फेनेल के साल्टबर्न और स्टीफन फ्राई के ब्राइट यंग थिंग्स का एक आकर्षक मिश्रण है। अगस्त 2020 में डेकोस्टा को मार्वल स्टूडियोज की फिल्म द मार्वल्स, कैप्टन मार्वल 2019 की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। 12/27 शुरुआत में उन्हें एक फैंटास्टिक फोर बटा एक्स-मेन क्रॉसओवर फिल्म के साथ संपर्क करने के बाद 28
इसे 10 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था। 29 वह एना बोर्डेन, केट शॉर्टलैंड और क्लो झाओ के बाद मार्वल फिल्म का निर्देशन करने वाली चौथी महिला है। वह मार्वल फिल्म का निर्देशन करने वाली सबसे कम उम्र की निर्देशक और पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला है। 30 मार्वल्स ने $46.1 मिलियन की शुरुआत की, बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही और एक अश्वेत महिला निर्देशक के लिए अब तक का सबसे अच्छा ओपनिंग आंकड़ा दर्ज किया, लेकिन एक एमसीयू फिल्म के लिए अब तक का सबसे कम ओपनिंग वीकेंड भी चिह्नित किया। 31, 32, 33 यह पहला बॉक्स ऑफिस बम और एमसीयू फ्रेंचाइजी की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है। 34, 35, 36 जो अनुमानित ब्रेक इवन पॉइंट $439.6 मिलियन से कम है। 37 डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के शुद्ध घाटे की गणना $237 मिलियन की, जब खर्च और राजस्व को एक साथ जोड़ा गया। 35 इसके बावजूद यह ए रिंकल इन टाइम 2018 से आगे निकल गई और एक अश्वेत महिला द्वारा निर्देशित सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 38 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 32 पेस्ट के लिए एबी ओल्सीज ने सोचा कि डकोस्टा का आश्वस्त, कुशल निर्देशन एक उदाहरण था कि एमसीयू क्या हो सकता था यदि फ्रेंचाइजी ग्लूपी प्रभावों और अतिरंजित विद्या से ग्रस्त नहीं हुई होती। 39 इसके विपरीत एनेमी के जेम्स मोटराम ने महसूस किया कि फिल्म डकोस्टा के कैंडीमैन के समान जुड़ाव कभी नहीं जुटा पाती, भले ही एक ऐसी पटकथा जो अच्छी पंक्तियों से भरी हो और इच्छुक प्रतिभागियों की कास्ट हो। 40 2024 वर्तमान 2025 में डकोस्टा ने नाटक हेडा गैबलर के फिल्म रूपांतरण पर काम किया। 41 फिल्म ने उन्हें टेसा थॉम्पसन के साथ फिर से जोड़ा, जो शीर्षक चरित्र निभाती है, और इसे अक्टूबर 2025 में अमेजन एमजीएम स्टूडियो के माध्यम से रिलीज किया जाना है। 42 43 इसके अतिरिक्त डकोस्टा को 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जो 28 डेज लेटर फिल्म श्रृंखला का हिस्सा है। 44 फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली है। 45 डकोस्टा ने टिप्पणी की कि 28 ईयर्स लेटर सीक्वल बनाना मेरे लिए सबसे अच्छे फिल्म निर्माण अनुभवों में से एक था। कैंडीमैन और मार्वल्स के साथ मेरे पास जो मुद्दे थे उनमें से एक वास्तव में ठोस स्क्रिप्ट की कमी थी, जो हमेशा पूरी प्रक्रिया पर कहर बरपाती है। 46 उन्होंने एलेक्स गारलैंड की स्क्रिप्ट को अद्भुत कहा। पुरस्कार डकोस्टा कैंडीमैन के लिए अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर फिल्म की शुरुआत करने वाली पहली अश्वेत महिला निर्देशक थीं। 47 उनकी पहली फिल्म लिटिल वुड्स को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में एक महिला लेखक या निर्देशक द्वारा कहानी कहने में उत्कृष्टता के लिए नोरा एफ्रॉन पुरस्कार मिला। 2 फिल्म ने 2019 फार्गो फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कथात्मक फीचर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता। 48 उन्होंने 2021 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में अपनी फिल्म कैंडीमैन के लिए 2021 के बाकी हिस्सों के लिए सबसे प्रतीक्षित फिल्म के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। 49 और क्रमशः निर्देशकों के लिए देखे और सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए पुरस्कार जीते। 50 51 कैंडीमैन में अपने निर्देशन के काम के साथ डाकोस्टा को मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट लेखन के लिए 53वें एनएएसीपी इमेज अवार्ड्स में अपना पहला नामांकन मिला। 52 और उत्कृष्ट निर्देशक और उत्कृष्ट पटकथा रूपांतरित या मूल के लिए ब्लैक रील एंड अवार्ड्स में। 53 2025 में उन्हें 20वें रोम फिल्म फेस्टिवल में प्रोग्रेसिव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेडा गैबलर नॉर्वेजियन उच्चारण HDBLR नॉर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सेन द्वारा लिखित एक नाटक है। विश्व प्रीमियर का मंचन 31 जनवरी 1891 को म्यूनिक के रेसिडेंस थिएटर में किया गया था। इब्सेन स्वयं उपस्थित थे, हालांकि वे मंच के पीछे रहे। एक नाटक को साहित्यिक यथार्थवाद, 19वीं सदी के रंगमंच और विश्व नाटक की शैलियों के भीतर
एक उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता दी गई है। 2, 3, 4 इब्सेन ने आधुनिक नाटक में अपने प्रयासों तक मुख्य रूप से यथार्थवादी नाटक लिखे। हेडा गैबलर शीर्षक चरित्र। हेडा एक जनरल की बेटी के अनुभवों का नाटकीय चित्रण करती है, जो एक ऐसे विवाह और घर में फंस जाती है जिसे वह नहीं चाहती। कुल मिलाकर हेडा गैबलर के लिए शीर्षक चरित्र को थिएटर में महान नाटकीय भूमिकाओं में से एक माना जाता है। 5 प्रकाशन के अगले वर्ष नाटक को नकारात्मक प्रतिक्रियाएं और समीक्षाएं मिलीं। हेडा गैबलर को हेमलेट का एक महिला रूप बताया गया है। 6 हेडा का विवाहित नाम हेडा टेस्मैन है। गैबलर उसका पहला नाम है। शीर्षक के विषय पर इब्सन ने लिखा, यह नाम देने के पीछे मेरा उद्देश्य यह इंगित करना था कि एक व्यक्तित्व के रूप में हेडा को उसके पति की पत्नी की बजाय उसके पिता की बेटी माना जाना चाहिए। 7 पात्र हेडा टेस्मैन नी गैबलर, मुख्य पात्र जिसकी नई नई शादी हुई है और जो अपनी शादी और जिंदगी दोनों से ऊब चुकी है, पहली बार किसी इंसान की किस्मत बदलने की कोशिश करती है। वह जनरल गैबलर की बेटी है। वह ऐशोआराम चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। जॉर्ज जॉर्गेन टेस्मैन, हेडा का पति, एक शिक्षाविद जो अपनी पत्नी के प्रति जितना आसक्त है, उतना ही शोध और यात्रा में भी रुचि रखता है, हालांकि वह हेडा के चालाक तरीकों से अनजान है। हेडा को लेकर जॉर्ज की आइलर्ट से प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह एक मिलनसार और दयालु मेजबान बना रहता है, और यहाँ तक कि आइलर्ट द्वारा नशे में धुत होकर अपनी पांडुलिपि खो देने के बाद उसे वापस करने की योजना भी बनाता है। जुलियाना जूलियन टेस्मैन, जॉर्ज की प्यारी बुआ जिन्होंने बचपन से ही उसका पालन पोषण किया है। नाटक में उन्हें आंटी जूल और जॉर्ज आंटी जूजू भी कहते हैं। वह हेडा और उसके भतीजे के लिए एक बच्चा पैदा करने की बेताब है। एक पुराने मसौदे में इब्सेन ने उनका नाम मारियाने राइजिंग रखा था, जो स्पष्ट रूप से उनकी बुआ, पिता की छोटी सौतेली बहन और धर्ममाता मारियाने पॉस के नाम पर था, जो इब्सेन के पिता के साथ स्कीम के पास राइजिंग नामक आलीशान फार्म में पली बड़ी थीं। हालांकि बाद में उनका नाम बदलकर जूलियन टेस्मैन कर दिया गया, लेकिन उनके किरदार को मारियाने पॉस के आधार पर तैयार किया गया था। 8 थिया एल्वस्टेड, हेडा की छोटी सहपाठी और जॉर्ज की पूर्व परिचित। घबराई हुई और शर्मीली, थिया एक दुखी वैवाहिक जीवन में है। जज ब्रैक, एक बेईमान पारिवारिक मित्र। ऐसा लगता है कि जज का व्यक्तित्व कामुक है और वह इसे हेडा की ओर निर्देशित करता है। आइलर्ट लोवबोर्ग, एजलर्ट लोवबोर्ग, जॉर्ज का पूर्व सहकर्मी, जो अब प्रकाशन और शिक्षण पद पाने के लिए जॉर्ज से प्रतिस्पर्धा करता है। आइलर्ट कभी हेडा से प्यार करता था। उसने अपना पैसा अनैतिकता पर खर्च करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। बर्था बर्टे, टेस्मैन परिवार की एक सेविका। वह हर समय हेडा को खुश रखना चाहती है। कथानक हेडा गैबलर की लेखिका की 1890 की पांडुलिपि का शीर्षक पृष्ठ। एक जनरल की बेटी, हेडा, अभी अभी अपने हनीमून से क्रिस्टियानिया, अब ओस्लो स्थित अपने विला में लौटी है। उसका पति जॉर्ज टेस्मैन है, जो एक युवा, महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय शिक्षाविद है, जिसने अपने हनीमून के दौरान अपना शोध जारी रखा। नाटक के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया, बल्कि उसे शादी की, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जवानी के बेपरवाह दिन अब बीत चुके हैं। जॉर्ज के अकादमिक प्रतिद्वंद्वी आइलर्ट लोवबोर्ग के फिर से प्रकट होने से उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है। आइलर्ट, जो एक लेखक है, एक शराबी भी है, जिसने अब तक अपनी प्रतिभा बर्बाद की है। हेडा की पुरानी सहपाठी, थिया एल्वस्टेड, जिसने उसके लिए अपने पति को छोड़ दिया है, के साथ रिश्ते की बदौलत आइलर्ट में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं, और उसने हाल ही में जॉर्ज के समान क्षेत्र में एक बेस्ट सेलर प्रकाशित किया है। जब हेडा और आइलर्ट एकांत में बात करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे पूर्व प्रेमी हैं। हाल ही में प्रकाशित उनके काम की आलोचनात्मक सफलता
आइलट को जॉर्ज के लिए एक खतरा बना देती है, क्योंकि आइलट अब उस विश्वविद्यालय प्रोफेसर पद के लिए एक प्रतियोगी है जिसकी जॉर्ज प्रतीक्षा कर रहा था। जॉर्ज और हेरा आर्थिक रूप से बहुत तंगी में है और जॉर्ज हेरा से कहता है कि वह नियमित मनोरंजन या विलासितापूर्ण गृह व्यवस्था का खर्च नहीं उठा पाएगा जिसकी उसे उम्मीद थी। हालांकि आइलट से मिलने पर दंपति को पता चलता है कि उसका प्रोफेसर पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वह पिछले कुछ वर्षों से उस चीज पर काम कर रहा है जिसे वह अपनी उत्कृष्ट कृति मानता है, जो उसके हाल ही में प्रकाशित काम का अगला भाग है। आइलट पर थिया के प्रभाव से ईर्ष्या करते हुए हेरा उनके बीच आने की कोशिश करती है। अपनी शराब की लत के बावजूद हेरा आइलट को जॉर्ज और उसके सहयोगी जज ब्रैक के साथ एक पार्टी में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जॉर्ज पार्टी से घर लौटता है और बताता है कि उसे आइलट की महान कृति की पूरी पांडुलिपि, एकमात्र प्रति, मिल गई है जो आइलट ने नशे में खो दी थी। फिर जॉर्ज को उसकी मौसी के घर बुला लिया जाता है और पांडुलिपि हेरा के पास छोड़ दी जाती है। जब आइलट अगली बार हेरा और थिया से मिलता है तो वह उन्हें बताता है कि उसने जानबूझकर पांडुलिपि नष्ट की है। थिया भयभीत हो जाती है और यह पता चलता है कि यह आइलट और उसकी संयुक्त रचना थी। हेरा आइलट का खंडन करने या थिया को आश्वस्त करने के लिए कुछ नहीं कहती। थिया के जाने के बाद हेरा आइलट को आत्महत्या के लिए उकसाती है और उसे अपने पिता की एक पिस्तौल देती है। फिर वह पांडुलिपि जला देती है और जॉर्ज से कहती है कि उसने उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इसे नष्ट किया है। निया दा कोस्टा, जन्म 8 नवंबर 1989, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने क्राइम थ्रिलर फिल्म लिटिल वुड्स 2018 से एक लेखक और निर्देशक के रूप में अपनी पहली फीचर फिल्म की शुरुआत की और ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में महिला फिल्म निर्माताओं के लिए नोरा एफ्रॉन पुरस्कार जीतकर प्रसिद्धि पाई। अन्य परियोजनाओं पर काम करने के बाद, खासकर 2019 में ब्रिटिश थ्रिलर सीरीज टॉप बॉय के 2 एपिसोड का निर्देशन करने के बाद, डकोस्टा हॉरर फिल्म कैंडीमैन 2021 के वीकेंड ओपनिंग के साथ अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर डेब्यू करने वाली पहली अश्वेत महिला निर्देशक बनी। इसके बाद वह द मार्वल्स 2023 के साथ मार्वल कॉमिक्स फिल्म का निर्देशन करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बावजूद एक अश्वेत महिला द्वारा निर्देशित सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। निया डाकोस्टा का जन्म 8 नवंबर 1989 को न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन बरो में हुआ था और वे हार्लेम में पली बड़ी। उनकी जमैकाई माँ, चार्मेन डाकोस्टा, बैंड वर्लेगल की संस्थापक गायिका थीं। उनकी मूल आकांक्षा एक कवि बनने की थी। जब वह 16 साल की थीं, तब उन्होंने एपी इंग्लिश की कक्षा ली, जहां जोसेफ कॉनराड की किताब हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ने के बाद उनकी कृतियों से उनका परिचय हुआ। एपोकेलिप्स नाउ देखने के बाद उनमें फिल्मों के प्रति जुनून पैदा हो गया, जिसके कारण उन्होंने न्यू हॉलीवुड युग के सिनेमा का अध्ययन किया और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, सिडनी ल्यूमेट, मार्टिन स्कॉर्सेसे और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे निर्देशकों से प्रेरणा ली। स्कॉर्सेसे को अपना प्राथमिक प्रभाव बताते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और 2011 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहाँ रहते हुए वह एक टेलीविजन प्रोडक्शन सहायक के रूप में अपने काम के दौरान स्कॉर्सेसे से मिली। बाद में उन्होंने लंदन के रॉयल सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा से डिग्री हासिल की। आजीविका 2009-2017। स्कूल खत्म करने के बाद डकोस्टा ने एक टेलीविजन प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसे, स्टीव मैक्वीन और स्टीवन सोडरबर्ग जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। डकोस्टा ने शार्क लव्स द अमेजन 2011, आई लव द 1880 2012 और केहा माई क्रेजी ब्यूटीफुल लाइफ 2013 जैसी प्रस्तुतियों पर एक क्रू मेंबर के रूप में काम किया। 5 सेट पर क्रू मेंबर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने लाइवलीहुड
2014 और सेलेस्टे 2014 जैसी लघु फिल्में लिखना शुरू किया। 6. 7. जल्द ही डकोस्टा ने लिटिल वुड्स की पटकथा लिखी। यह 2015 सनडांस स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर्स लैब्स के लिए चुनी गई 12 परियोजनाओं में से एक थी। 9. उन्होंने एक लघु फिल्म संस्करण को वित्त पोषित किया जो अंततः बेहतर समर्थकों की मदद से नियॉन और किकस्टार्टर के माध्यम से रिलीज हुई उनकी पहली फीचर फिल्म बन गई, जिन्होंने अंततः $5,100 जुटाए। 10. बेहतर स्रोत की आवश्यकता। लिटिल वुड्स खत्म करने के बाद डकोस्टा ने क्राइम ड्रामा टॉप बॉय के तीसरे सीजन के 2 एपिसोड का निर्देशन किया। 6. डकोस्टा एरन एली कोलाइट के साथ सहनिर्माता बन गई जब उन्होंने घोस्टेप 2020 नामक 8 एपिसोड की वेब श्रृंखला पर काम किया। 11. बाद में डकोस्टा ने अपना एक सपना पूरा किया जब उन्होंने जॉर्डन पील के साथ काम करना शुरू किया, जो बाद में 2021 की फिल्म कैंडीमैन पर काम करते हुए उनके गुरु बन गए। 12. फिल्म का प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल 2018 में हुआ था और इसे एक महिला लेखक या निर्देशक द्वारा कहानी कहने में उत्कृष्टता के लिए नोरा एफ्रॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 13. फिल्म के वितरण अधिकार नियॉन द्वारा खरीदे गए थे और 19 अप्रैल 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 14. लिटिल वुड्स 2018 का निर्माण 2017 और 2018 की सर्दियों में हुआ था। उन्होंने फिल्म की शूटिंग नॉर्थ डकोटा और ऑस्टिन, टेक्सास में की थी। फिल्मांकन जनवरी और फरवरी में हुआ जब मौसम चरम था। डकोस्टा ने फिल्म के निर्माण पहलू पर आगे टिप्पणी की, एक महिला के लिए स्टूडियो सिस्टम में बस पॉप अप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि वही प्रणालीगत मुद्दे जो प्रभावित करते हैं कि महिलाओं को कितना काम मिलता है, वह इंडी स्पेस के अंदर भी है। 15. डकोस्टा ने डेब्रा ग्रानिक की विंटर्स बोन और कोर्टनी हंट की फ्रोजन रिवर को डकोस्टा की पटकथा के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। 16. 2018 के एक साक्षात्कार में डकोस्टा ने पुरुषों के नेतृत्व वाली फिल्मों में निष्क्रिय पात्रों के बजाय सक्रिय महिलाओं की कहानियां बताने के महत्व को बताया। 17. इनवर्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने फिल्म के लिए अपनी प्रेरणा के बारे में बताया, मुझे इसे तलाशने की जरूरत है और मैं इसके बारे में एक कहानी बताना चाहती हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। 18. 2018 से 2023 डकोस्टा को 2018 में मूल कैंडीमैन 1992 के आध्यात्मिक सीक्वल के रूप में वर्णित करने के लिए चुना गया था। फिल्म पहली फिल्म के शिकागो पड़ोस में लौट आई। 19. फिल्म का निर्माण जॉर्डन पील ने मंकी पॉ प्रोडक्शंस के माध्यम से किया था, जिसमें पील ने मूल को हॉरर शैली में ब्लैक प्रतिनिधित्व के लिए एक ऐतिहासिक फिल्म के रूप में उद्धृत किया था। 19. डकोस्टा बताते हैं कि कैंडीमैन के लिए कहानी बताना बहुत आसान था क्योंकि इन मुद्दों का अनुभव करने वाले लोग ही कहानी साझा करते हैं। 20. याह्या अब्दुल मतीन ने फिल्म में अभिनय किया, जिसमें टोनी टॉड फिल्म के शीर्षक खलनायक के रूप में लौटे और टेयोना पेरिस और नाथन स्टीवर्ट जेरेट सहकलाकार थे। 21, 22, 19, 23 गैरप्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। मूल टीजर ट्रेलर 17 जून 2021 को जारी किया गया था। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म को नाटकीय रूप से रिलीज किया और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 24, 25 डकोस्टा का इरादा काले लोगों के खिलाफ होने वाले रोजमर्रा के भयावहता को चित्रित नहीं करना था। उनकी प्राथमिकता मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा करना और वर्तमान घटनाओं के चित्रण से दूर रहना था। कैंडीमैन 2021 को ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान रिलीज किया जाना था। 3 लंदन में टॉप बॉय सीरीज पर काम करते समय उन्हें पता चला कि वह फिल्म का निर्देशन करने के लिए पील की शॉर्टलिस्ट में थीं और वह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर फिल्म की शुरुआत करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला निर्देशक बन गईं। 2015 में यूक्रेन के तारास शेवचेंको द्निप्रो नेशनल एकेडमिक यूक्रेनी संगीत और नाटक थिएटर में हेडा गैबलर का मंचन किया गया।
इस नाटक का निर्देशन डायना स्टीन ने किया था और नतालिया ताफी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 28। इस नाटक का मंचन 2015 में मैड्रिड के मारिया गुरेरो में किया गया था। इस प्रोडक्शन को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। इसका निर्देशन एडुआर्डो वास्को ने किया था और इसकी विषयवस्तु स्पेनिश नाटककार योलांडा पेलिन द्वारा रूपांतरित की गई थी, जिसमें किएटाना गुइलेन क्यूर्वो ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 29, 30, 31, 32। 2016 में टोनी पुरस्कार विजेता निर्देशक इवो वैन होवे ने इब्सन की उत्कृष्ट कृति के एक कालरहित निर्माण के साथ लंदन में नेशनल थिएटर में अपनी शुरुआत की। पैट्रिक मार्बर द्वारा निर्मित इस नए संस्करण में रूथ विल्सन ने मुख्य भूमिका निभाई और रैफ स्पाल ने ब्रैक की भूमिका निभाई। 33। 2017 में मैरिट मॉम ओने के निर्देशन में नॉर्वेजियन नेशनल ओपेरा और बैले में नाटक की एक बैले व्याख्या का प्रीमियर हुआ। जनवरी 2019 में रिचमंड शेक्सपियर सोसाइटी ने सोसाइटी के इतिहास में हेडा गैबलर का तीसरा मंचन किया। हेडा का किरदार अमांडा एडम्स ने और जज ब्रैक का किरदार निगेल कोल ने निभाया था। मई 2019 से नाटक का मंचन नेशनल थिएटर, वारसॉ में किया जा रहा है, जिसमें हेडा का किरदार विक्टोरिया गोरोडेकाजा पीएल ने निभाया है। 34। फरवरी 2023 में यह नाटक दक्षिण कोरिया के सियोल में मुले आर्ट्स फैक्ट्री में प्रदर्शित किया गया था। निर्देशक सोंग सन-हो थे। यह नाटक स्ट्रैटफोर्ड महोत्सव के 2024 सीजन का हिस्सा था। मास मीडिया अनुकूलन मुख्य लेख, हेडा गैबलर फिल्मोग्राफी। मूक फिल्म युग से लेकर कई भाषाओं में इस नाटक को कई बार पर्दे पर उतारा गया है। 35। बीबीसी ने 1962 में इंग्रिड बर्गमैन, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन और ट्रेवर हॉवर्ड के साथ नाटक का एक टेलीविजन प्रोडक्शन दिखाया, जबकि 1972 में कॉरपोरेशन के प्ले ऑफ द मंथ में जेनेट सुजमैन और इयान मैककेलेन दो मुख्य भूमिकाओं में थे। 1980 में ब्रिटेन के वाणिज्यिक ITV नेटवर्क पर दिखाए गए संस्करण में डायना रिग ने शीर्षक भूमिका निभाई थी। ट्रेवर नन द्वारा निर्देशित ब्रिटिश फिल्म रूपांतरण हेडा 1975 में अपनी भूमिका के लिए ग्लेंडा जैक्सन को अकादमी पुरस्कार के लिए अग्रणी अभिनेत्री के रूप में नामांकित किया गया था। 2004 में जारी एक अमेरिकी फिल्म संस्करण ने कहानी को वाशिंगटन राज्य के युवा शिक्षाविदों के एक समुदाय में स्थानांतरित कर दिया। 37। 2012 के ओल्ड विक प्रोडक्शन का एक रूपांतरण ब्रायन फ्रेल द्वारा 9 मार्च 2013 को BBC रेडियो 4 पर यूनाइटेड किंगडम में पहली बार प्रसारित किया गया था। 2014 में मैथ्यू जॉन अर्तीस ने रीटा रामनानी, डेविड आर. बटलर और सामंथा ई हंट अभिनीत हेडा गैबलर को भी रूपांतरित किया। एंड्रियास क्लेनर्ट ने 2016 में अपनी फिल्म हेडा में 21वीं सदी के शुरुआती जर्मनी की कहानी को रूपांतरित किया, जिसमें सुजैन वोल्फ और गोडेहार्ड गिसे ने अभिनय किया। निया डाकोस्टा द्वारा निर्देशित और टेसा थॉम्पसन द्वारा अभिनीत हेडा 2025 में रिलीज हुई थी। 39, 40 वैकल्पिक निर्माण, श्रद्धांजलि और पैरोडी। मारिया इरीन फोर्नेस द्वारा 1998 में रचित नाटक द समर इन गोसेंसास में एलिजाबेथ रॉबिन्स और मैरियन ली द्वारा 1891 में हेडा गैबलर के प्रथम लंदन निर्माण के मंचन के प्रयासों का काल्पनिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। नेटफ्लिक्स के एनिमेटेड शो बोजैक हॉर्समैन के एक एपिसोड में मुख्य पात्र को जेल में रहते हुए मंच पर प्रस्तुति देते हुए दिखाया गया है, जिसमें कैदी उसकी भूमिकाएं निभाते हैं। इस नाटक का ओपेरा रूपांतरण शंघाई के हांगजो शियाओबाई हुआ यू ओपेरा हाउस द्वारा तैयार किया गया है। समलैंगिक संबंधों पर आधारित एक रूपांतरण का मंचन 2009 में फिलाडेल्फिया में मॉकिंगबर्ड थिएटर कंपनी द्वारा किया गया था। 41 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लुइस सेंटर फॉर द आर्ट्स में एक प्रोडक्शन में एक पुरुष अभिनेता सीन पीटर द्रोहान ने शीर्षक भूमिका निभाई। 42 फिलिप कान गोटांडा ने हेडा गैबलर को अपने 2002 के नाटक द विंड क्राइज मैरी में हीले ढंग से रूपांतरित किया।
फीचर फिल्म ट्रिस्ट्राम शैंडी, ए कॉक एंड बुल स्टोरी में एक वेश्या का नाम हेडा गोबलर है। उद्धरण वांछित। स्कॉटिश लोक इंडी रॉक बैंड ब्रोकन रिकॉर्ड्स के 2009 के एल्बम अंटिल द अर्थ बिगिंस टू पार्ट में एक गीत है। अगर आइलर्ट लोवबोर्ग ने एक गीत लिखा होता तो उसकी ध्वनि ऐसी होती। जॉन केल, वेल्श संगीतकार और अमेरिकी रॉक बैंड द वेलवेट अंडरग्राउंड के संस्थापक, ने 1976 में एक गीत हेडा गैबलर रिकॉर्ड किया, जिसे मूल रूप से 1977 के ईपी एनिमल जस्टिस, अब एल्बम सबोटेज की सीडी पर एक बोनस ट्रैक में शामिल किया गया था। उन्होंने 1998 में सियोक्स के साथ गीत का लाइव प्रदर्शन किया, 43 और लंदन में भी 5 मार्च 2010, एक बैंड और 19 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने पेरिस 1919 दौरे में। इस गीत को ब्रिटिश नियोफोक बैंड सोल इन्विक्टस ने 1995 के संकलन इम ब्लूटफ्यूअर थुल्हू रिकॉर्ड्स के लिए कवर किया था और बाद में सोल इन्विक्टस एल्बम इन द रेन के 2011 के पुनर्मुद्रण पर एक बोनस ट्रैक के रूप में शामिल किया। नॉर्वेजियन हार्ड रॉक बैंड ब्लैक डेबथ ने अपने इब्सन प्रेरित एल्बम नार वी डोडे रॉकर व्हेन वी डेड रॉक में मोटरहेडा गैबलर गीत रिकॉर्ड किया। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, यह गीत ब्रिटिश हेवी मेटल बैंड मोटरहेड से भी प्रभावित है। एलिजाबेथ मेरीवेदर, जन्म 1981, द्वारा रचित मूल नाटक हेडाट्रॉन में हेडा गैबलर को एक आधुनिक परिवार की प्रेम की खोज के साथ जोड़ा गया है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रौद्योगिकी के आक्रमण के बावजूद है। हेलेन फील्डिंग द्वारा 2013 में लिखे गए उपन्यास ब्रिजेट जोन्स, मैड अबाउट द बॉय में ब्रिजेट हेडा गैबलर का एक आधुनिक संस्करण लिखने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। वह इसे गलती से हेडा गैबलर कह देती है और मानती है कि इसे एंटोन चेखव ने लिखा है। ब्रिजेट अपने संस्करण को द लीव्स इन हिज हेयर नाम देना चाहती है और इसे लंदन के क्वींस पार्क में सेट करना चाहती है। ब्रिजेट का दावा है कि उन्होंने बैंगोर विश्वविद्यालय में स्नातक के रूप में मूल नाटक का अध्ययन किया था। 2025 की फिल्म बेबी गर्ल में मुख्य पात्र का पति हेडा गैबलर का नाटक कर रहा है और अपनी पत्नी से उसकी यह टिप्पणी कि यह नाटक इच्छा के बारे में नहीं बल्कि आत्महत्या के बारे में है, यह बताती है कि उसने अपनी पत्नी की गुप्त इच्छाओं को भी गलत समझा है। 2025 की फिल्म हेडा में पात्र एलर्ट लोवबोर्ग का लिंग बदलकर एलिन लोवबोर्ग कर दिया गया था और कहानी 1950 के दशक के मध्य में इंग्लैंड में सेट की गई थी। थॉमस जोनाथन बेटमैन, जन्म 15 मार्च 1989, एक ब्रिटिश अभिनेता है जिन्हें स्टारज ऐतिहासिक फंतासी ड्रामा सीरीज दा विंचीज डेमंस 2013 से 2015 में ग्यूलियानो डी मेडिसी के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। मिस्ट्री फिल्मों मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस 2017, 2 और डेथ ऑन द नाइल 2022 में बॉक के रूप में और पीकॉक कॉमेडी थ्रिलर बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी 2023 में मैट पियर्स के रूप में। प्रारंभिक जीवन। बेटमैन का जन्म ऑक्सफोर्डशायर में एक संगीत शिक्षक पिता और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका मां के घर हुआ था। 3 उनके 12 भाई बहन हैं, जिनमें मर्लिन नाम का एक जुड़वां भाई भी शामिल है। 4-5 बेटमैन ने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा से नाटक का अध्ययन किया। 6 जहां उन्होंने कैथरीन टेट और डेविड टेनेंट के साथ मच अडो अबाउट नथिंग के निर्माण में अभिनय किया। बाद में वे गैरिक थिएटर में केनेथ ब्रानक की कंपनी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने द विंटर्स टेल में जूडी डेंच के साथ अभिनय किया। 4 व्यक्तिगत जीवन। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस के सेट पर मुलाकात के बाद बेटमैन 2017 से अभिनेत्री डेजी रिडले के साथ रिश्ते में है। 7 जनवरी 2023 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में कभी कभी मैं मरने के बारे में सोचता हूं के अपने प्रचार के दौरान रिडले ने पुष्टि की कि उन्होंने और बेटमैन ने शादी कर ली है। निकोलस आंद्रे पिनॉक, जन्म 2 सितंबर 1973, एक ब्रिटिश अभिनेता है। उन्हें एबीसी के कानूनी नाटक फॉर लाइफ में मुख्य किरदार आरोन वालेस और पीकॉक के अपराध नाटक लॉन्ग ब्राइट रिवर में
ट्रूमैन डावेस की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। निकोलस आंद्रे पिनॉक, उद्धरण वांछित, का जन्म लंदन के बलहम में हुआ था और वे जमैका मूल के हैं। 1. उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन सऊदी अरब में बिताया। 2. इंग्लैंड लौटने पर 12 साल की उम्र में उन्होंने लंदन के हैमरस्मिथ स्थित कोरोना स्टेज अकादमी में दाखिला लिया। वहां रहते हुए अपने पहले ही हफ्ते में उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और विज्ञापनों, संगीत वीडियो, फिल्म और टेलीविजन में मॉडल और बाल कलाकार के रूप में कई काम किए। अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण को जारी रखते हुए पिनॉक ने लंदन स्टूडियो सेंटर में 3 साल का संगीत थिएटर कोर्स किया। पहले साल के बाद उन्होंने अभिनय को अपना पहला प्यार मान लिया और बाद के वर्षों में नाटक और समकालीन नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया। 2. स्नातक होने के बाद पिनॉक ने पूर्णकालिक अभिनय करने से पहले कई वर्षों तक ली एंडरसन की समकालीन नृत्य कंपनी फेदरस्टोन हॉग्स में शामिल रहे। 2. आजीविका। 1986 में एक बाल कलाकार के रूप में पिनॉक ने फंतासी ड्रामा टीवी धारावाहिक मिस्टर मैगस इज वेटिंग फॉर यू में अभिनय किया, जो जीन केम्प के उपन्यास पर आधारित है और 4 छोटे बच्चों के कारनामों पर आधारित है जो एक रहस्यमय जादूगर की काल्पनिक दुनिया में फंस जाते हैं। 1 साल बाद वह CITV पर एमुज वर्ल्ड पर द पिंक विंडमिल किड्स में से एक बन गया। अपने 20 के दशक में वे नियमित रूप से मूकाभिनय में दिखाई देते थे। 4 उन्होंने ग्रेंज हिल, ईस्टेंडर्स, द बिल, डालजियल एंड पास्को, फुटबॉलर्स वाइव्स और कैजुअल्टी जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। इसके बाद उन्होंने क्लाइव ओवेन के साथ किंगडम ऑफ द ब्लाइंड और जेम्स प्योरफॉय के साथ डायमंड्स जैसी टीवी फिल्में कीं। थिएटर के काम में स्टैफोर्डशायर शेक्सपियर फेस्टिवल में स्टैफोर्ड कैसल में एज यू लाइक इट, कैथी बर्क द्वारा निर्देशित हेम्पस्टेड थिएटर का बॉर्न बैड का निर्माण और एडिनबर्ग फेस्टिवल में डेविड ग्रिग और मारिसा जानोटी द्वारा निर्देशित सैन डिएगो शामिल है। उद्धरण वांछित, वह 2009 में ग्लासगो के सिटीजन्स थिएटर में टॉप डॉग अंडरडॉग में दिखाई दिए। 5. पिनॉक अपनी पहली हॉलीवुड फीचर फिल्म 2011 की ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में एक शील्ड टेक के रूप में दिखाई दिए। उसी वर्ष उन्होंने 4 भाग के नाटक टॉप बॉय में लियोन की भूमिका निभाई, जिसे 31 अक्टूबर 2011 से लगातार 4 रातों में चैनल 4 पर प्रसारित किया गया था। 6. लंदन में 2011 के इंग्लैंड दंगों के बाद पिनॉक BBC डॉक्यूड्रामा द रायट्स इन देयर ओन वर्ड्स द राइटर्स में दिखाई दिए। 7. अगले वर्ष पिनॉक ने ITV नाटक द आइसक्रीम गर्ल्स में इवान की भूमिका निभाई। 3 भाग का नाटक अप्रैल 2013 में प्रसारित हुआ। पिनॉक ने ITV डॉक्यूड्रामा मंडेला द प्रिजन ईयर्स में एक युवा नेल्सन मंडेला की भूमिका निभाई, जो 15 दिसंबर 2013 को प्रसारित हुई, जिस दिन मंडेला को दफनाया गया था। 8. 2015 में पिनॉक ने स्काई अटलांटिक पर फोर्टिट्यूड में फ्रैंक सटर की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उनकी अगली 2 फिल्में रिलीज हुई, मॉन्स्टर्स डार्क कॉन्टिनेंट, जो मॉन्स्टर्स का सीक्वल है जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट की भूमिका निभाई है, और द कीपिंग रूम, जिसमें उन्होंने बिल की भूमिका निभाई है। उद्धरण वांछित, नवंबर 2015 में उन्होंने लंदन के बुश थिएटर में द रॉयल में द स्पोर्ट जैक्सन की भूमिका निभाई। 9. 2016 में पिनॉक ने ITV के क्राइम ड्रामा मार्सेला सीरीज 1 और 2 में एना फ्रेल के साथ जेसन बैकलैंड का किरदार निभाया। 10. यह सीरीज 4 अप्रैल 2016 को ITV पर प्रसारित हुई। 10. इसके बाद वह काउंटरपार्ट में इयान शॉ के रूप में दिखाई दिए, जो एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो पहली बार 10 दिसंबर 2017 को प्रसारित हुआ। 11. सितंबर 2019 में पिनॉक नेटफ्लिक्स पर क्रिमिनल UK के पहले सीजन में दिखाई दिए। 12. पिनॉक को फॉर लाइफ में मुख्य किरदार आरोन वालेस के रूप में लिया गया था, जो कि हाक स्टाइनबर्ग और कार्यकारी निर्माता कर्टिस 50 सेंट जैक्सन द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है।
13। यह श्रृंखला इसहाक राइट जूनियर के जीवन से प्रेरित थी, जो एक गलत सजा के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन खुद को निर्दोष साबित कर लिया और बचाव पक्ष के वकील बन गए। 14। श्रृंखला का प्रीमियर 11 फरवरी 2020 को एबीसी पर हुआ। 15 और 2 सीजन तक चला। रैग्नारोक और एवेंजर्स एंडगेम में उनके सहकलाकार थे। यह फिल्म 14 जून 2019 को रिलीज हुई थी। 27, 28 इसके अलावा 2019 में उन्होंने म्यूजिकल रोमांस फिल्म लेडी एंड द ट्रम्प में लेडी की आवाज दी, जो इसी नाम की 1955 की फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण है। 29, 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में यह घोषणा की गई थी कि थॉम्पसन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चरण 4 के एक भाग के रूप में सुपरहीरो फिल्म थॉर लव एंड थंडर 2022 2020 वर्तमान। थॉम्पसन ने मिस्ट्री साइंस फिक्शन पॉडकास्ट सीरीज द लेफ्ट राइट गेम में मुख्य भूमिका का सहनिर्माण और आवाज दी, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। ऑडियो ड्रामा सीरीज में थॉम्पसन को एक पत्रकार के रूप में दिखाया गया है, जो असामान्य साहसी लोगों के एक समूह की कहानी का अनुसरण करता है। अमेजन स्टूडियोज ने श्रृंखला के स्क्रीन अधिकार सुरक्षित कर लिए, जिसमें थॉम्पसन कार्यकारी निर्माता थे। 31 उसी वर्ष उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिल्वीज लव 2020 में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। द गार्जियन के बेंजामिन ली ने थॉम्पसन की प्रशंसा करते हुए लिखा, वह यहाँ बेहतरीन फॉर्म में है। 50 के दशक की मैटिनी लीड के आकर्षण और शैली को दोहराने में कामयाब रही है। 32 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मूवी मिनीसीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 33 उन्होंने फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया और उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया। अगले वर्ष उन्होंने रेबेका हॉल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म नेटफ्लिक्स फिल्म पासिंग 2021 में अभिनय किया, जो हार्लेम पुनर्जागरण के दौरान सेट एक नाटक है। फिल्म को नेला लार्सन के 1929 के इसी नाम के उपन्यास से रूपांतरित किया गया था। थॉम्पसन ने एक गोरी चमड़ी वाली अश्वेत महिला का किरदार निभाया था, जो रूथ नेगा द्वारा निभाए गए बचपन की दोस्त क्लेयर से फिर से मिलती है। 35 फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें उन्होंने थॉम्पसन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने एक साधारण खूबसूरती से आंतरिक प्रदर्शन दिया है। 36 उन्हें मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जनवरी 2021 में यह बताया गया कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने HBO में एक फर्स्ट लुक डील साइन की है और वह 2 उपन्यासों हु फियर्स डेथ और द सीक्रेट लाइव्स ऑफ चर्च लेडीज के रूपांतरणों का कार्यकारी निर्माण करेगी। उद्धरण वांछित अक्टूबर 2021 में थॉम्पसन ने स्टीव बुसेमी द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म द लिसनर पर प्रोडक्शन का काम पूरा किया। फिल्म में थॉम्पसन की एकमात्र ऑन स्क्रीन भूमिका है। 38 उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्मों थॉर लव एंड थंडर 2022 और द मार्वल्स 2023 में वाल्किरी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। थॉम्पसन ने स्पोर्ट ड्रामा सीक्वल क्रीड 3 2023 में बियांका टेलर के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया। वह एक अन्य अमेजन प्राइम वीडियो प्रोजेक्ट में निर्देशक निया डाकोस्टा के साथ फिर से जुड़ी। इस बार उन्होंने ड्रामा फिल्म हेडा में शीर्षक भूमिका निभाई, जो हेनरिक इब्सेन के नाटक हेडा गैबलर का रूपांतरण है। 40 उन्होंने फिल्म में एक निर्माता के रूप में भी काम किया। फिल्म का प्रीमियर 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली और अक्टूबर 2025 में यह नाटकीय रूप से रिलीज हुई। 41 केट एयरबलैंड ने थॉम्पसन की प्रशंसा करते हुए उन्हें चुंबकीय और हर पल में दिलचस्प बताया। 43
द हॉलीवुड रिपोर्टर के जर्सरेन सीयर्स ने डाकोस्टा और थॉम्पसन के सहयोग की प्रशंसा करते हुए लिखा, हेडा एक रमणीय, सेक्सी सवारी है जो हमें याद दिलाती है कि थॉम्पसन एक स्टार है और डाकोस्टा के पास और भी कई तरकीबें हैं। उनकी अनूठी कथात्मक आवाज को फिर से सुनना अच्छा है। 44 यह घोषणा की गई कि थॉम्पसन को गोथम फिल्म पुरस्कार का 2025 स्पिरिट ट्रिब्यूट पुरस्कार मिलेगा। 45 व्यक्तिगत जीवन। थॉम्पसन ने जून 2018 में नेट रिपोर्टर को बताया कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों की ओर आकर्षित होती है और आगे कहा कि वह चाहती है कि बाकी सभी को वह आज़ादी और समर्थन मिले जो मुझे अपने प्रियजनों से मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह और जेनेल मोनाए एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं और इतने करीब थीं कि एक ही आवृत्ति पर कंपन करती है, लेकिन स्पष्ट किया कि अगर लोग हमारे बारे में अटकलें लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 46 उन्होंने आगे कहा कि उनका परिवार उनकी कामुकता का समर्थन करता है और कहा कि अगर मैं किसी महिला या पुरुष को घर लाती हूं तो हमें इस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। 47 नवंबर 2018 में उन्होंने बाद में द इंडिपेंडेंट को बताया कि वह केवल स्पष्ट रूप से बोल रही थीं और अपनी पहचान का वर्णन करने के लिए द्विआधारी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहती थीं, जैसे कि उभयलिंगी शब्द, लेकिन उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली है कि उन्हें एक ऐसा परिवार मिला है जहां आप जो चाहे बन सकते हैं, जबकि अन्य लोगों के पास वह समर्थन प्रणाली नहीं है और वे अन्य लोगों से प्यार नहीं कर सकते हैं जिस तरह से वे प्यार करना चाहते हैं, और वे जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। टेसा लिन थॉम्पसन, जन्म 3 अक्टूबर 1983, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें 2 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों और एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं। थॉम्पसन ने सांता मोनिका कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉस एंजिल्स विमेस शेक्सपियर कंपनी के साथ अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने द टेम्पेस्ट और रोमियो एंड जूलियट जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने हॉरर फिल्म व्हेन अ स्ट्रेंजर कॉल्स 2006 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद स्वतंत्र ड्रामा मिसिसिपी डैम्ड 2009 और टाइलर पेरी की फॉर कलर्ड गर्ल्स 2010 में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। थॉम्पसन को कॉमेडी ड्रामा डियर व्हाइट पीपल 2014 और एवा डुवर्ने की ऐतिहासिक ड्रामा सेल्मा 2014 में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डायने नैश की भूमिका के लिए खूब सराहना मिली। उन्होंने फ्रेंचाइजी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित किया। स्पोर्ट्स ड्रामा क्रीड 2015, क्रीड 2 2018 और क्रीड 3 2023 में बियांका टेलर की भूमिका निभाई, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वाल्किरी के रूप में, जिसमें फिल्में थोर रग्नारोक 2017 और थोर लव एंड थंडर 2022 शामिल है। साथ ही मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल 2019 में उनकी प्रमुख भूमिका भी शामिल है। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों सॉरी टू बॉथर यू 2018, लिटिल वुड्स 2018 और एनिहिलेशन 2018 में अभिनय किया। पासिंग 2021 में हार्लेम पुनर्जागरण के दौरान रहने वाली एक अश्वेत महिला के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। रंगमंच पर उन्होंने लिडिया आर. डायमंड के नाटक स्मार्ट पीपल 2016 के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में अभिनय किया। टेलीविजन पर उन्होंने किशोर रेहे से श्रृंखला वेरोनिका मार्स 2005 से 2006, ऐतिहासिक ड्रामा श्रृंखला कॉपर 2012 से 2013 और विज्ञान कथा श्रृंखला वेस्टवर्ल्ड 2016 से 2022 जैसे शो में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिल्वीज लव 2020 में अभिनय किया और एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया, जहां उन्हें उत्कृष्ट टेलीविजन फिल्म के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। थॉम्पसन का जन्म 3 अक्टूबर 1983 को लॉस एंजिल्स,
कैलिफोर्निया में हुआ था। एक और उनका पालनपोषण लॉस एंजल्स और ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के बीच हुआ। 2 उनके पिता, गायक गीतकार मार्क एंथोनी थॉम्पसन, एफ्रोपनामेनियन है। 3 और संगीत समूह चॉकलेट जीनियस इंक के संस्थापक है। 2 उनकी मां को आधी मैक्सिकन, आधी श्वेत बताया गया है। 4 उनकी छोटी सौतेली बहन, जेसेला, एक गायिका और गीतकार है। 5 थॉम्पसन ने सांता मोनिका हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के एक छात्र नाटक में हर्मिया की भूमिका निभाई, और सांता मोनिका कॉलेज, एसएमसी में भी पढ़ाई की, जहां उन्होंने सांस्कृतिक नृविज्ञान का अध्ययन किया। एसएमसी में रहते हुए उन्होंने लॉस एंजल्स महिला शेक्सपियर कंपनी, LAWSC की लिसा वोल्पे के व्याख्यानों में भाग लिया। 6 आजीविका 2002-2013 प्रारंभिक कार्य थॉम्पसन 2014 में 46वें नाक इमेज अवार्ड्स में। 2002 में थॉम्पसन ने लॉस्ट के द टेम्पेस्ट के निर्माण में एरियल की भूमिका को चित्रित करने वाले 3 अभिनेताओं में से एक के रूप में अपनी पेशेवर स्टेज शुरुआत की। 2003 में वह रोमियो एंड जूलियट में जूलियट के रूप में दिखाई दी। एंटेबेलम न्यू ऑरलियंस 1836 में द थिएटर @ बोस्टन कोर्ट के साथ पासाडेना, कैलिफोर्निया में, जिसने उन्हें नाक थिएटर पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 6 थॉम्पसन ने 1930 के दशक के एक लेस्बियन बूटलेगर की भूमिका में CBS क्राइम ड्रामा सीरीज कोल्ड केस के 2005 के एपिसोड में अपनी पहली टेलीविजन उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष वह प्रसिद्धि में बरी जब उन्होंने UPN/CW नियोनोयर ड्रामा सीरीज वेरोनिका मार्स में जैकी कुक की भूमिका निभाई। थॉम्पसन की पहली फीचर फिल्म 2006 में हॉरर फिल्म व्हेन अ स्ट्रेंजर कॉल्स के रीमेक में स्कारलेट की भूमिका में दिखाई दी थी। 2007 में वह CW के अल्पकालिक नाटक हिडन पाम्स में निक्की बार्न्स की भूमिका निभाते हुए कलाकारों का हिस्सा थीं। 8 इसके बाद उन्हें 2008 में डांस फिल्म मेक इट हैपन में मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड के साथ देखा गया। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लाइफ और प्राइवेट प्रैक्टिस में अतिथि कलाकार की भूमिकाएं निभाई और हीरोज के चौथे सीजन में भी दिखाई दीं। 9 2010 में थॉम्पसन टाइलर पेरी के स्टेज प्ले रूपांतरण फॉर कलर्ड गर्ल्स में दिखाई दी, जब उन्होंने सीधे पेरी से फिल्म में कास्ट होने के लिए संपर्क किया। 6 इसके अलावा 2010 में उन्होंने ड्रामा सीरीज डेट्रायट 187 में एक जासूस की पत्नी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। 2012 में थॉम्पसन ने हॉरर सीरीज 666 पार्क एवेन्यू में गैविन डोरन की बेटी साशा के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। 2013 में उन्होंने BBC अमेरिका की पहली मूल श्रृंखला कॉपर में अभिनय किया। 6-10 2014 से 2019 सफलता और प्रशंसा। 2014 में उन्होंने जस्टिन सिमियन की सनडांस विजेता कॉमेडी डियर व्हाइट पीपल में सामंथा व्हाइट की भूमिका निभाई। उसी वर्ष थॉम्पसन ने एवा डुवर्ने की मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बायोपिक सेल्मा में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डायने नैश की भूमिका निभाई। 11 2015 में वह रयान कुगलर की रॉकी सीक्वल फिल्म क्रीड 4 और नैट रूस की लघु फिल्म द ग्रैंड रोमांटिक में दिखाई दीं। 12 2016 में उन्होंने HBO साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज वेस्टवर्ल्ड में बोर्ड डायरेक्टर चार्लोट हेल के रूप में एक प्रमुख भूमिका शुरू की। 13-14 इसके अलावा 2016 में थॉम्पसन सेकंड स्टेज थिएटर में लिडिया आर डायमंड के नाटक स्मार्ट पीपल के ऑफ ब्रॉडवे रन में दिखाई दिए, जिसमें महेरशला अली, जोशुआ जैक्सन और एनी सोन के साथ अभिनय किया। 15-16 थॉम्पसन 2017 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में भाग लेते हुए। अप्रैल 2016 में थॉम्पसन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म थॉर रग्नारोक में वाल्किरी 17 के रूप में लिया गया था, जो 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। 18 वह साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एनिहिलेशन में दिखाई दी, जो 23 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी। जून 2017 में
थॉम्पसन को साइंस फिक्शन कॉमेडी सॉरी टू बॉथर यू 19 में लिया गया था, जो 6 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी। 20 उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा सीक्वल फिल्म क्रीड 2 में बियांका टेलर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो 21 नवंबर 2018 को सकारात्मक समीक्षा और मजबूत बॉक्स ऑफिस रिटर्न के साथ रिलीज हुई थी। 21 थॉम्पसन एक गायक गीतकार है। 22 23 24 उन्होंने निर्माता मोसेस सुमनी के साथ कई गानों का सहलेखन और प्रदर्शन करके क्रीड और क्रीड 2 के साउंड ट्रैक में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 25 26 थॉम्पसन ने सुपरहीरो फिल्म एवेंजर्स एंडगेम में वाल्किरी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जो 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी। उन्होंने मेन इन ब्लैक स्पिन फिल्म मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल में एजेंट एम के रूप में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ क्रिस हेम्सवर्थ थे, जो थॉर। नीना होस जर्मन NINAHS जन्म 7 जुलाई 1975 एक जर्मन रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। उन्हें निर्देशक क्रिश्चियन पेटजोल्ट के साथ बारबरा 2012 और फीनिक्स 2014 जैसी फिल्मों में। अन्य फिल्मों में उनकी भूमिकाओं में द व्हाइट मसाई 2005, पेलिकन ब्लड 2020 और टार 2022 शामिल है। उन्होंने अमेरिकी टीवी सीरीज होमलैंड 2014 से 2017, द डिफीटेड 2020 और जैक रयान 2022 में भी अभिनय किया है। होस को जर्मनी के संघीय गणराज्य का ऑर्डर ऑफ मेरिट 2013 प्राप्त हुआ और उन्हें फ्रांस में शेवेलियर डे लॉर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस 2015 भी नियुक्त किया गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। होस का जन्म स्टटगार्ट, पश्चिम जर्मनी में हुआ था, 1975 में। 3 उनके पिता विली होस डी एक जर्मन ट्रेड यूनियनिस्ट और राजनेता थे, द ग्रीन्स के साथ बुंडेस्टाग के सदस्य, जिसकी उन्होंने सहस्थापना की थी। 4 उनकी माँ हेडे मेरी रोवेदर डी स्टटगार्ट नेशनल थिएटर में एक अभिनेत्री थी और बाद में एस्लिंगन स्थित वुर्टेमबर्ग स्टेट प्लेहाउस वुर्टेमबर्गिस लैंडेस्पुहने एस्लिंगन की निदेशक थीं। उद्धरण वांछित। होस ने 7 साल की उम्र में रेडियो नाटकों में अभिनय किया और 14 साल की उम्र में पहली बार मंच पर दिखाई दिए। 5 1997 में होस ने बर्लिन में अर्नस्ट बुश अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने लार्स ईडिंगर 6 फ्रिजी हेबरलैंड, डेविड स्ट्रीसोव और मार्क वाश्के के साथ अध्ययन किया। 7 आजीविका। होस की पहली बड़ी सफलता 1996 में बर्न्ड आइचिंगर की ए गर्ल कॉल्ड रोजमेरी में रोजमेरी नाइट्रिबिट की मुख्य भूमिका थी, जो 1950 के दशक में सेट एक पीरियड ड्रामा एक वास्तविक घोटाले पर आधारित है, जो पश्चिम जर्मनी के युद्ध के बाद के दिनों की ओर देखती है, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा में घिनौना निंदकवाद कहा गया है। 8 2000 में होस बर्लिनले में शूटिंग स्टार्स में से एक थीं। 3 निर्देशक क्रिश्चियन पेटजोल्ट के साथ उनका करीबी सहयोग बेहद सफल रहा है। उन्होंने उनकी फिल्म समथिंग टू रिमाइंड मी में अपनी भूमिका के लिए 2003 एडोल्फ ग्रिमे पुरस्कार जीता और 2 साल बाद वोल्फ्सबर्ग के लिए गोल्ड में एडोल्फ ग्रिमे पुरस्कार जीता। उद्धरण वांछित। येल्ला के उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2007 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर बियर और 2008 में जर्मन फिल्म पुरस्कार दिलाया। 9 पेटजोल्ट के साथ एक और सहयोग, बारबरा, जिसमें होस ने 1980 में पूर्वी जर्मन प्रांतीय बैकवाटर में निर्वासित एक डॉक्टर की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने होमलैंड 2014 से 2017 सीरीज के 3 सीजन में एक जर्मन बीएनडी एजेंट की भूमिका निभाकर हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। होस ने 2020 की मिनी सीरीज द डिफीटेड में अभिनय किया और 2022 में टॉम क्लैंसी की जैक रयान के सीजन 3 में नियमित रूप से दिखाई दीं। 10 एक स्टेज अभिनेत्री के रूप में होस 1998 से 2013 तक बर्लिन के डॉयचेस थिएटर में एक कलाकारों की टुकड़ी की सदस्य थीं, जहां वह मेडिया और मिन्ना वॉन बार्नहेल्म 2005 में फ्रांजिस्का के रूप में दिखाई दीं।
उद्धरण वांछित 2013 में वह बर्लिन में शौबुहने थिएटर के कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हुई। उद्धरण वांछित वहाँ उन्होंने निर्देशक थॉमस ओस्टरमियर की 3 प्रस्तुतियों में अभिनय किया, जिसमें लिलियन हेलमैन की लिटिल फॉक्स 2014 और यास्मिना रेजा की बेला फिगुरा 2015 का विश्व प्रीमियर शामिल है। 11-12 डिडियर एरिबोन की किताब रिटर्निंग टू रिम्स के उनके स्टेज प्रोडक्शन 2017 में उनकी अभिनीत भूमिका उनके पिता और उनकी कार्यकर्ता राजनीति के साथ उनके संबंधों से आत्मकथात्मक रूप से प्रभावित हुई। 13-14 होस ने वेल्श रॉक बैंड मैनिक स्ट्रीट प्रीचर्स के साथ यूरोपा गेहर डर्च मिच यूरोप गोज थ्रू मी नामक एक युगल गीत रिकॉर्ड किया, जो एल्बम फ्यूचरोलॉजी के लिए था, जिसे 7 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। 15 होस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के 2021 एल्बम ब्राइट मैजिक में शामिल है। 16 वह टॉड फील्ड की टार में कैट ब्लैंचेट के साथ शेरोन गुडनॉव की भूमिका में है, जो एक वायलिन वादक है और कंडक्टर लिडिया टार की पार्टनर है। 17 फिल्म में होस एक ऑर्केस्ट्रा के कंसर्ट मास्टर की भूमिका निभाते हैं। 18 अन्य गतिविधियों 2012 में होस 2000 में युवा फिल्म निर्माताओं के लिए जर्मन फिल्म अकादमी के फर्स्ट स्टेप्स पुरस्कारों की जूरी सदस्य थीं। 19 वह 2009 में लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2011 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और 2016 में 73वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी की सदस्य थीं। 20 उन्होंने बर्लिनर थिएटर ट्रेफेन में 2012 अल्फ्रेड केर एक्टिंग पुरस्कार के एकमात्र जज के रूप में काम किया। 5 2018 में वह उस जूरी का हिस्सा थीं जिसने क्रेस्पो फाउंडेशन के साहित्य के लिए पहला वोर्ट में लुंगेन पुरस्कार प्रदान किया था। 21 सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता होस मेक पॉवर्टी हिस्ट्री अभियान का समर्थन करती है। 22 और महिला जन्नांग विकृति के खिलाफ लड़ती है। 23 अपने पिता के काम को जारी रखते हुए वह ब्राजील के पारा राज्य की सद्भावना राजदूत के रूप में वर्षा वन के विनाश के खिलाफ और वहां रहने वाले स्वदेशी लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 24 2017 में वह रूसी निर्देशक किरिल सेरेब्रेनिकोव के समर्थन में और रूस में कलात्मक अभिव्यक्ति पर कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर करने में कैट ब्लैंचेट, लार्स वॉन ट्रायर और अन्य के साथ शामिल हुईं। 25 होस ने 2004 और 2010 में जर्मनी के राष्ट्रपति के चुनाव के उद्देश्य से संघीय सम्मेलन में एलायंस 90 द ग्रीन्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। हिल्डुर इंगवेल्डारडोटिर गुडनाडोटिर जन्म 4 सितंबर 1982, एक आइसलैंडिक संगीतकार और संगीत निर्माता है। शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित सेलिस्ट होने के नाते उन्होंने पैनसोनिक, थ्रोबिंग क्रिस्टल, मम और स्टोरसवेट निक्स नोल्टेस बैंड के साथ वादन और रिकॉर्डिंग की है और एनिमल कलेक्टिव और सन ओ के साथ दौरा किया है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार और एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल है। हिल्डुर ने अपनी फिल्म और टेलीविजन स्कोर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है, जिसमें जर्नीज एंड 2017, मैरी मैगडलीन 2018, सिकारियो, डे ऑफ द सोल्डो 2018, टॉड फील्ड की टार और सारा पोली की वीमेन टॉकिंग दोनों 2022 शामिल है। टॉड फिलिप्स की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म जोकर 2019 के लिए उनके स्कोर के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता, जिससे वह तीनों में जीतने वाली पहली एकल महिला संगीतकार बन गईं। 1-2 वह HBO मिनिसीरीज चेरनोबिल 2019 में अपने काम के लिए भी जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन हिल्डुर का जन्म 1982 में आइसलैंड के रेकजाविक में हुआ था। 3 और उनका पालनपोषण हाफनारफ्योर्डुर में हुआ था। 4 वह संगीतकारों के परिवार से आती है। उनके पिता गुडनी फ्रांजसन एक संगीतकार
शहनाई वादक और शिक्षक है। उनकी माँ इंगवेल्डुर गुड्रुन ओलाफ्सदोतिर एक ओपेरा गायिका है और उनके भाई बैंड एजेंट फ्रेस्को से ररिन गुनासो है। 4. हिल्डुर ने 5 साल की उम्र में सेलो बजाना शुरू किया और 10 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ एक रेस्तरां में अपना पहला पेशेवर गिग किया। 5. उन्होंने रेकजाविक संगीत अकादमी में भाग लिया और आइसलैंड अकादमी ऑफ द आर्ट्स और बर्लिन यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स में रचना और नए मीडिया का अध्ययन किया। 3. आजीविका 2009 में हिल्डुर 2006 में हिल्डुर ने लॉस्ट इन हिल्डुरनेस नाम से एक एकल एल्बम माउंट ए रिलीज किया, जिसमें उन्होंने जितना हो सके अन्य लोगों को शामिल करने का प्रयास किया। 6. इसे न्यूयॉर्क शहर और आइसलैंड के उत्तर में होलर में रिकॉर्ड किया गया था। 2009 में यूके स्थित ऑडियो विजुअल लेबल टच पर उनका दूसरा एकल एल्बम विदाउट सिंकिंग रिलीज हुआ। सेलो और हॉल्डोरोफोन बजाने के साथ साथ 7. हिल्डुर गायन भी करती है और कोरल संगीत की व्यवस्था भी करती है। एक बार उन्होंने ऑस्ट्रिया और लंदन में थ्रोबिंग क्रिस्टल के प्रदर्शन के लिए एक गाना बजाने वालों की व्यवस्था की थी। एक संगीतकार के रूप में उन्होंने आइसलैंड के नेशनल थिएटर में प्रदर्शित नाटक सुमारदागुर ग्रीष्मकालीन दिवस के लिए एक अंक लिखा है। 8. उन्होंने डेनिश फिल्म कप्रिंजेन 2012, 9, 10, गार्थ डेविस की 2018 की फिल्म मैरी मैग्डलीन जोहान जोहानसन के सहयोग से 11, स्टेफानो सोलिमा की सिकारियो डे ऑफ द सोल्डो 2018 के लिए भी अंक लिखे हैं। 2019 चेरनोबिल मिनिसीरीज पर उनके काम को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 12. उन्होंने 2019 की फिल्म जोकर के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें जोकिन फीनिक्स और रॉबर्ट डी नीरो ने अभिनय किया और टॉड फिलिप्स ने निर्देशित किया, जिसके लिए उन्होंने 76वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रेमियो साउंड ट्रैक स्टार्स पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 13. इस श्रेणी में जीतने वाली पहली एकल महिला संगीतकार बनी। 14. 92वें अकादमी पुरस्कारों में हिल्डुर ने सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार जीता, जो 2000 में मूल नाटकीय स्कोर और मूल संगीत या हास्य स्कोर श्रेणियों के संयुक्त होने के बाद जीतने वाली पहली महिला बनी। 15. 16. वह ऑस्कर जीतने वाली पहली आइसलैंडर है। 17. वह 2024 की अगली कड़ी जोकर फोली ए ड्यूक्स के लिए संगीतकार के रूप में लौटीं। 18. 2021 में हिल्डुर ने अपने पति सैम स्लेटर के साथ मिलकर डाइस कंपनी और ईए गेम्स द्वारा बैटलफील्ड 2042 के लिए वीडियो गेम स्कोर तैयार किया। साउंड ट्रैक 10 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया। 19. व्यक्तिगत जीवन हिल्डुर अपने बेटे जन्म 2012 के साथ बर्लिन में रहती है। 5. 20. उनकी शादी सैम स्लेटर से हुई है, जो एक अंग्रेजी संगीतकार, संगीत निर्माता और ध्वनि कलाकार है, जिनके साथ उन्होंने चेरनोबिल और जोकर सहित कई परियोजनाओं पर सहयोग किया। 4. 21, 22, 23 वह साथी संगीतकार डस्टिन ओहेलोरन और दिवंगत जोहान जोहानसन के साथ एक स्टूडियो भी साझा करती थीं, जो बाद में बर्लिन में रहने के दौरान उनके लगातार सहयोगी थे। सीन फ्रांसिस बॉबिट, बीएससी, जन्म 29 नवंबर 1958, एक ब्रिटिश छायाकार है, एक जो निर्देशकों स्टीव मैकवीन और निया डाकोस्टा के साथ अपने सहयोग के लिए जाने जाते हैं। उनके पुरस्कारों में एक अकादमी पुरस्कार, 4 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और एक एमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। उन्हें जूडस एंड द ब्लैक मसीहा 2021 में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसके लिए उन्हें बाफ्टा नामांकन भी मिला। सेंस एंड सेंसिबिलिटी 2008 के लिए उन्हें उत्कृष्ट छायांकन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन सीन बॉबिट का जन्म 29 नवंबर 1958 को कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास में हुआ था। जब उनका परिवार ब्रिटेन चला गया तो उन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज, वेब्रिज में शिक्षा प्राप्त की।
आजीविका। बॉबिट ने अपना कैरियर समाचार और वृत्तचित्र कैमरामैन के रूप में शुरू किया। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसने उन्हें विश्व के सबसे विवादित स्थानों पर ले जाया। 2008 में बॉबिट ने ब्रिटिश फिल्म हंगर पर कलाकार से निर्देशक बने स्टीव मैकवीन के साथ काम किया, जो उत्तरी आयरिश भूख हड़ताल करने वाले बॉबी सेंड्स के बारे में एक कठोर फिल्म थी। इस फिल्म के साथ बॉबिट, मैकवीन, संपादक जो वॉकर और अभिनेता माइकल फैसबेंडर ने एक सहयोगी पुरस्कार विजेता टीम बनाई, जिसने आगे 2 फिल्में शेम और 12 ईयर्स अ स्लेव बनाईं। बॉबिट ने हंगर में अपने काम के लिए 2008 में बीआईएफए जीता। उन्हें 2011 में शेम के लिए फिर से नामांकित किया गया, जिसमें फैसबेंडर के साथ अकादमी पुरस्कार के लिए नामित कैरी मुलिगन ने अभिनय किया था। 2012 में बॉबिट ने शेम में अपने काम के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में कार्लो डी पाल्मा यूरोपीय सिनेमेटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। 2011 में बॉबिट ने एचबीओ की प्रशंसित श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के पायलट पर काम किया। अगले वर्ष बॉबिट ने द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स पर फिल्मांकन पूरा किया, जिसमें रयान गोसलिंग, ब्रैडली कूपर, ईवा मेंडेस और रे लियोटा ने अभिनय किया। एक नील जॉर्डन फिल्म जिसमें साओर्से रोनन, जेम्मा आर्टरटन और जॉनी ली मिलर ने अभिनय किया, जिसका नाम बाइजेंटियम था, और उन्होंने माइकल विंटरबॉटम की ड्रामा फिल्म एवरीडे पर काम करने के 5 साल पूरे किए। 2013 की शुरुआत में उन्होंने ओल्ड बॉय पर काम पूरा किया, जो स्पाइक ली द्वारा निर्देशित 2003 की इसी नाम की दक्षिण कोरियाई फिल्म का अमेरिकी रीमेक था। 2013 के अंत में 12 ईयर्स ए स्लेव की रिलीज हुई, जिसके लिए उन्हें कई सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार नामांकन मिले। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने जेरेमी रेनर के साथ किल द मैसेंजर, बिल मरे के साथ रॉक द कास्पा, डेविड ओएलोवो के साथ क्वीन ऑफ कटवे, साओर्से रोनन के साथ ऑन चेसिल बीच और जेक गिलेनहाल के साथ स्ट्रॉन्गर पर काम किया। 2018 में उन्होंने मैकक्वीन के साथ फिर से हीस्ट मूवी विडोज पर काम किया। 2019 में उन्होंने जूडस एंड द ब्लैक मसीहा की शूटिंग की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह फिल्म 2021 में एचबीओ मैक्स पर रिलीज हुई, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। 2021 में बॉबिट ने निया डाकोस्टा द्वारा निर्देशित द मार्वल्स को फिल्माया, और 2024 में उन्होंने हेडा और 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल दोनों पर फिल्मांकन पूरा किया, वह भी डिकोस्टा के साथ। तो दोस्तों इसे 7 सितंबर 2025 को टीआईएफ फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था, और इसके बाद हमें 22 अक्टूबर को ये एक तरह से देखने को मिली थी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, और बाकी अब इसे ओटीटी पर भी बहुत जल्द उतार दिया जाएगा। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।